हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी में। हम WSM मेथड का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेक्चर 9 है पूरे RCC लेक्चर्स में। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। WSM में जो भी एजम्पशंस लिए गए हैं हम उसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। एजम्पशन इन WSM। हमारा पहला एजम्पशन क्या है? एडहेशन ऑफ कंक्रीट टू स्टील इज परफेक्ट विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील। कह रहा है इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील तक जो कंक्रीट और स्टील के बीच में एडहेशन है, एडहेशन मीन्स बॉन्ड, वो परफेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि कंक्रीट और स्टील के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड है कि जो उसमें स्ट्रेन आ रहा है इलास्टिक लिमिट के अंदर, जो उसमें स्ट्रेन आ रहा है वो दोनों सेम, कंक्रीट में भी और स्टील में भी, दोनों में जो स्ट्रेन आ रहा है वो क्या होगा? सेम होगा। इसका यही मतलब होता है। तो बॉन्डिंग अगर ज़्यादा अच्छा रहे स्टील और कंक्रीट के बीच में, तभी ऐसा पॉसिबल है कि उन दोनों में स्ट्रेन जो है सेम आए। तो ये हमारा पहला एजम्पशन था। होप आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरे एजम्पशन की ओर मूव करते हैं। एट एनी एक्स सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दैट इज स्ट्रेस वेरीज लीनियरली ओवर द डेप्थ ऑफ द सेक्शन। इसका ये मतलब हुआ, जैसे मान लो आप ये कोई एक बीम है, इसमें कोई एक सेक्शन है एक्स सेक्शन, ठीक है। और ये जो एक्स सेक्शन है ना, ये बेंडिंग से पहले है, ठीक है। बेंडिंग से पहले ये एक्स सेक्शन है। बेंडिंग के बाद क्या ये प्लेन सेक्शन, जो एक्स सेक्शन है ये प्लेन है, तो क्या बेंडिंग के बाद ये प्लेन सेक्शन प्लेन ही रहेगा? तो हाँ, ये एज्यूम करके हम चलते हैं कि मान लो ये बीम जो है बेंड हो गया और उसमें जो ये सेक्शन था एक्स, ये क्या है? ये प्लेन ही रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब निकलता है कि जो स्ट्रेन आएगा ना, ये सेक्शन है, इस सेक्शन में किसी भी पॉइंट पे कंक्रीट में और स्टील में जो स्ट्रेन आएगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। किसके? जो न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। हम कह रहे हैं ना कि स्ट्रेन वेरीज लीनियरली ओवर द डेप्थ ऑफ द सेक्शन। तो यही है, ये स्ट्रेन होगा। सॉरी, यहाँ पे जो लिखा है ना ये स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पे आप सुधार कर लेना, ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन वेरीज लीनियरली ओवर द डेप्थ ऑफ द सेक्शन। इसका यही मतलब होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या? ये जो प्लेन सेक्शन है इसमें किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेन आएगा, चाहे वो कंक्रीट में हो या स्टील में हो। तो आप सेकंड एजम्पशन भी समझ ही गए होंगे। अब हम मूव करते हैं थर्ड एजम्पशन की ओर। थर्ड एजम्पशन देखिए क्या कहता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट रिमेन्स द सेम एट ऑल स्ट्रेसेस एंड डज नॉट चेंज विद द ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस। इसका कहने का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ऑफ कंक्रीट जो है, जो ईसी आप जानते हैं ना, ईसी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, वो क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए किसी भी स्ट्रेस पे, और ड्यूरेशन भी मैटर ना करे। मतलब कह रहा है ना कि अगर स्ट्रेस लगे हुए स्ट्रक्चर पे कितना भी समय हो गया हो, ईसी चेंज ना करे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। ये एजम्पशन जो है पूरी तरह सही नहीं है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि नहीं, जो श्रिंकेज और क्रिप का इफेक्ट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उसके कारण जो मॉड्यूलर रेशियो जो था हमारा, मॉड्यूलर रेशियो क्या था? ES/EC ये था ना, ये मॉड्यूलर रेशियो था M=2। तो इसको हम ना लेते हैं, नहीं इसको कंसिडर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो EC है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज और क्रिप को कंसीडर नहीं करता है, अकाउंट फॉर नहीं करता है। इसलिए इस वाले M का वैल्यू को हम ना लेके हम क्या लेते हैं? M के वैल्यू को, तो M के वैल्यू को हम लेके चलते हैं 280/3 सिग्मा CBC। तो यही हम लेके चलते हैं, ये 283 सिग्मा CBC। और 3 सिग्मा CBC क्या? यहाँ जो सिग्मा CBC है ये क्या है? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट। समझ रहे हैं ना? बेंडिंग, कंक्रीट में जो बेंडिंग है उसके कारण जो परमिसिबल स्ट्रेस है ये। तो ये हम लेके चलते हैं M का वैल्यू। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो EC है वो जो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो EC है, ये क्या करता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है क्रिप और श्रिंकेज का, इसको अकाउंट फॉर नहीं कर पाता है। तो ये एजम्पशन कैसे सही हो जाएगा? तो ये कह रहा है कि किसी भी, चाहे कितना भी टाइम हो गया हो स्ट्रेस का स्ट्रक्चर पे लगे हुए, तो जो है वो EC चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं, EC का तो हम चेंज करके वैल्यू ले ही रहे हैं ना, क्योंकि वो कंक्रीट और क्रिप को, जो कंक्रीट में जो क्रिप और श्रिंकेज का जो इफेक्ट है उसको ये कंसिडर नहीं कर रहा है।
तो इसीलिए ये पूरी तरह सही नहीं है ये एजम्पशन, लेकिन हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन है टेंशन इज बॉर्न इंटायरली बाय स्टील। ये कह रहा है स्टील के द्वारा ही सारा टेंशन लिया जाएगा, ये WSM में एज्यूम करके चलते हैं, और ऐसा होता भी है, स्टील ही तो सारा टेंशन लेके चलता है। और अगला एजम्पशन है देयर इज नो इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील व्हेन इट इज एम्बेडेड इन कंक्रीट। कंक्रीट में जैसे ही एम्बेड किया जाएगा स्टील को तो उसमें कोई इनिशियल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ये हमारा 5वां एजम्पशन है। नेक्स्ट एजम्पशन है फॉर बोथ कंक्रीट एंड स्टील स्ट्रेसेस आर लीनियरली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन दैट इज हुक्स लॉ इज वैलिड। ये कह रहा है लीनियरली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेन, कंक्रीट और स्टील दोनों में, मतलब हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो परमिसिबल स्ट्रेस का खेल है इसमें, तो परमिसिबल स्ट्रेस में तो यही होना चाहिए कि जो स्ट्रेस जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही स्ट्रेन भी आए, उससे ज़्यादा ना आए। ये तो परमिसिबल स्ट्रेस बेसिक चीज़ है, तो ये एजम्पशन हम लेके चलते हैं कि हुक्स लॉ इज वैलिड, ठीक है ना। एनालिसिस और डिज़ाइन में मूव करने से पहले हम कंक्रीट कवर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो क्लियर कवर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कंक्रीट सरफेस टू नियरेस्ट सरफेस ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट। मेन रिइंफोर्समेंट जो है, ठीक है ना, उससे जो डिस्टेंस होगा कंक्रीट सरफेस का, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर कवर हो जाएगा। तो ये कंक्रीट सरफेस है और ये मेन रिइंफोर्समेंट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्लियर कवर होगा। और नॉमिनल कवर, क्लियर कवर टू आउटर मोस्ट इन्फोर्समेंट। अब कह रहा है कि जो क्लियर कवर है वही होगा नॉमिनल कवर भी, लेकिन किससे, आउटर मोस्ट इन्फोर्समेंट। आउटर मोस्ट इन्फोर्समेंट ये स्टरअप है हमारा, यही आउटर मोस्ट इन्फोर्समेंट है, तो इससे जो हमारा डिस्टेंस होगा ना वही हो जाएगा नॉमिनल कवर। यहाँ पे मैंने लेवल कर रखा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये है नॉमिनल कवर। अब एक पॉइंट है, नॉमिनल कवर शैल नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ वार। डायमीटर, वार के डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए नॉमिनल कवर। और एक और पॉइंट है, नॉमिनल कवर कंसीडर्ड इनटू डिजाइन। ये क्या, जो नॉमिनल कवर हम डिजाइन में लेके चलते हैं वो क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी, ऑब्लिक एक्सपोजर, ऑब्लिक फायर रेसिस्टेंट, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू जिसका होगा वही हम लेंगे नॉमिनल कवर डिजाइन के लिए। ड्यूरेबिलिटी, एक्सपोजर, फायर रेसिस्टेंट एंड स्प्लिटिंग क्राइटेरिया में जो भी मैक्सिमम जिसका वैल्यू होगा उसे हम नॉमिनल कवर के लिए कंसीडर करेंगे डिज़ाइन में। नेक्स्ट है कवर एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये IS कोड में आपको मिल जाएगा कि कैसा एक्सपोजर है और कितना नॉमिनल कवर लेना चाहिए, और मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC और PCC क्या होगा। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC ये है और मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC ये है। तो इनके लिए जो नॉमिनल कवर लिया जाएगा, अगर एक्सपोजर माइल्ड हो तो 20 mm, अगर मॉडरेट हो तो 30 mm, सीवियर हो तो 45 mm, वेरी सीवियर हो तो 50 mm और एक्सट्रीम हो तो 75 mm। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आते हैं इनसे क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से एक्सपोजर के लिए PCC में कौन सा यूज करेंगे और RCC में कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। कवर, ये जो नॉमिनल कवर है ये कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो आगे हम मूव करते हैं। कवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉलरेंस कवर में कितना लेना होगा हमें, तो +10 mm एंड -0 mm, यहीं तक हम टॉलरेंस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा टॉलरेंस हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। टू लार्ज कवर रिड्यूसेस द मोमेंट कैपेसिटी एंड इज प्रोन टू क्रैकिंग। तो लार्ज, बहुत लार्ज जो है कवर भी हमें नहीं रखना है, ठीक है, ये मोमेंट कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण क्या, क्रैक आ सकते हैं हमारे। आगे हम देखते हैं फॉर सीवियर एंड वेरी सीवियर 5 mm रिडक्शन इन कवर इज परमिसिबल। यहाँ पे था कि टॉलरेंस इन कवर +10 mm एंड -0 mm, यहीं तक रहना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि सीवियर और वेरी सीवियर एक्सपोजर के लिए जो 5 mm रिडक्शन है ये परमिट कर दिया जाता है। कितना परमिसिबल है, चलो कोई दिक्कत नहीं। कब, जब जो हमारा ग्रेड यूज कर रहे हैं वो M35 या उससे ऊपर यूज हो रहा है तब। अगर इससे कम वाले हैं तो उसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा कवर में, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कोस्टल एनवायरनमेंट को सीवियर एक्सपोजर माना जाता है, और इमर्स्ड इन सी वाटर को भी सीवियर एक्सपोजर माना जाता है, और एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे को वेरी सीवियर एक्सपोजर माना जाता है। तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मतलब जो कोस्टल एनवायरनमेंट है वहाँ पे कौन सा ग्रेड को हम यूज करेंगे और नॉमिनल कवर हम कितना लेके चलेंगे।
तो पीछे हमने आपको वो टेबल में बता रखा है, आपको वो याद कर लेना है, ठीक है। आगे एनालिसिस और डिज़ाइन में कुछ चीज़ें आपको समझ जाना चाहिए कि क्या है नहीं है। कोई सेक्शन का विड्थ क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या है, इफेक्टिव कवर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो सेक्शन है, इसमें जो ये स्मॉल बी है, ये हमारा क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है। और ये जो कैपिटल डी है, ये क्या है, ओवरऑल डेप्थ, ग्रॉस डेप्थ और टोटल डेप्थ। ये पूरा डेप्थ लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डेप्थ एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से एक्सट्रीम टेंसाइल फाइबर तक लिया गया है, ठीक है। और ये जो स्मॉल डी है, ये क्या है, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से कहाँ तक, जो सेंट्रॉयड है, किसका सेंट्रॉयड, टेंसाइल इन्फोर्समेंट का जो सेंट्रॉयड है वहाँ तक के डिस्टेंस को क्या लिया गया है, इफेक्टिव डेप्थ लिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉयड ऑफ टेंसाइल इन्फोर्समेंट टू एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, ठीक है। और ये जो डी डैश है, स्मॉल डी डैश है, इसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कवर कहेंगे। तो इफेक्टिव कवर जो है उसका भी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, जो सेंट्रॉयड है टेंसाइल इन्फोर्समेंट का, वहाँ से कहाँ है, जो टेंसाइल एक्सट्रीम टेंसाइल फाइबर जो है वहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा क्या है, इफेक्टिव कवर। तो हमारा इफेक्टिव कवर भी पता लग गया। ये ASC, ये जो ASC है, ये कंप्रेशन में जो हमारा स्टील है उसका एरिया है, ठीक है। और ये जो AST है, ये जो टेंशन में जो हमारा स्टील है उसका एरिया AST है। और ये शियर स्ट्रप है, आपको पीछे अभी मैंने बताया था, ये शियर स्ट्रप है। तो इनके बारे में ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आगे हम देखेंगे एनालिसिस और डिज़ाइन में कि कैसे WSM में डिज़ाइन किया जाता है, उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है।